साथियों, अनेकता में एकता इस देश की शान है। अनेकता में एकता इस देश की शान है और इसीलिए भारत देश महान है। भारत देश महान है। भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। हम हिंद देश के निवासी, सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। हम हिंद देश के निवासी, सभी जन एक हैं। तो इस देश में अनेकता है, विभिन्नता है, लेकिन विभिन्नता में एकता है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ये भारत महान देश है। इस आकाशीय पृथ्वी नामक आकाशीय पिंड का महान देश है। इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका स्थिति एवं विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में, जलीय सीमा, तटीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा, स्थलीय सीमा और कौन कौन से देशों की सीमा हमारे देश के साथ में लगी हुई है, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। उसी के साथ में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल विश्व के संदर्भ में भी अध्ययन करेंगे। आप मेरा साथ दीजिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की कृपा करें। मैं SN देवड़वाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भारत एक महान देश है। सबसे पहले इसके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल यानी एक्सटेंट, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मेरे साथियों, किसी का भी वर्ग किलोमीटर निकालते हैं तो वो किस में आता है? वर्ग किलोमीटर में आता है। वर्ग किलोमीटर में आता है। किसी का भी क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग किलोमीटर में आता है। यानी आधा किलोमीटर इधर, आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर, वो 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आपको मालूम है ढंग से। सबसे बड़ा देश है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग हमारे पास में है। 2.42%, विश्व का 2.42% भाग हमारे पास में है। इसी के साथ में विश्व के क्षेत्रफल का 1/46वां भाग हमारे पास में है। हमारे पास में है, भारत के पास में है। भारत से बड़े देश 6 हैं और 6 देश कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक भी चलती है, लेकिन मैं सबसे पहले डायरेक्ट लिखता हूं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका यानी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी के साथ में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत है। और अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक ये चलती है कि रुक, चीन, अब भारत, यानी रूस से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये हुई क्षेत्रफल की बात। आगे चलते हैं कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। क्षेत्रफल यानी जमीन की दृष्टि से, लैंड की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, और उसी के साथ में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये आपको मालूम है। चीन के बाद में हमारा ही नंबर आता है, तीसरा स्थान आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जनसंख्या की दृष्टि से। आगे चलते हैं तो इसकी अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं, उत्तर से दक्षिण की दूरी। उत्तर से दक्षिण की दूरी, भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? एक मेरा मित्र था और यहां देखिए आप, आइए यहाँ उत्तरतम बिंदु है इंद्राकोल। क्या नाम है इसका? इंद्राकोल। उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल है। और दक्षिणतम बिंदु भारत का, मूल भारत का, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और पूर्वतम बिंदु है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ में गुजरात में ये सर्कलिक रेखा के पास में जो गांव है, उस गांव का नाम है गौरमाता। उस गांव का नाम क्या है? गौरमाता। उस गांव का नाम गौरमाता है। अब ये उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल हो गया, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया, और पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबुथु हो गया, और पश्चिमतम बिंदु गौरमाता, सर्कलिक रेखा के पास में गौरमाता हो गया। तो इंद्राकोल से कन्याकुमारी की दूरी, इसका मतलब यही तो है, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी है, यानी इंदिरा कोल से और कन्याकुमारी की दूरी। उसी के साथ में आगे चलते हैं।
पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है मेरे साथियों। यानी कहने का मतलब अब ये क्या करा कि गौर माता से किबुथु तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये तो उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये हमने जान लिया क्या? भारत का क्षेत्रफल। इसी के साथ में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और ये भारत देश है, इसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, चारवाक आदि मतलब बिल्कुल निर्भीक होकर धर्म सहिष्णुता की भावना से रहते हैं, जो जियो और जीने दो की भावना से रहते हैं। आगे चलते हैं अक्षांशीय स्थिति। ये अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी इज द गोल गोल। मेरे मित्रों, आपको पता है कि पृथ्वी इज द गोल गोल। पृथ्वी क्या है? अरे गोल है मेरे साथियों, पृथ्वी क्या है? गोल है। ये एक आकाशीय पिंड है, छोटा सा आकाशीय पिंड है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा आकाशीय पिंड है। ये 30 मार्क का नहीं है। 30 मार्क का इस कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि यहाँ पर जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जैवमंडल की उत्पत्ति हो गई। केवल जैवमंडल की उत्पत्ति इसमें हुई है, लेकिन ब्रह्मांड, यूनिवर्स आदि अनंत है। आज तक ऐसा कोई खगोल शास्त्र नहीं हो सका जो ब्रह्मांड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता सके। ऐसी कोई जननी ने ऐसा कोई सपूत नहीं जड़ा है जो ब्रह्मांड की चौड़ाई बता सके। तो ब्रह्मांड की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई बता सके, ब्रह्मांड का क्षेत्रफल बता सके, लेकिन पृथ्वी, सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है मेरे साथियों। लेकिन सौरमंडल का मुख्य सूर्य है, और सूर्य है, सूर्य के अलावा कितने हैं? टोटल 8 ग्रह हैं वर्तमान में, क्योंकि प्लेटो या यम को हटा दिया गया है। वो दूसरे ग्रह की परिधि को काट रहा था, इस कारण उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल के बोने ग्रहों में डाल दिया गया है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। उसी में से एक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से बड़ा क्या हो गया? सूर्य, लगभग 15 गुना। पृथ्वी से बड़ा कौन हो गया? सूर्य। और सूर्य से बड़ा कौन हो गया? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गनीमीड, वो सूर्य से 150 गुना बड़ा है। तो ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है मेरे साथियों। ये तो छोटा सा आकाशीय पिंड है। महत्वपूर्ण इस कारण बन गया, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल की उपस्थिति के कारण जैवमंडल की उत्पत्ति होगी, हमारी उत्पत्ति होगी, जीवों की उत्पत्ति होगी, पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो गई। तो मेरे साथियों, ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी की प्रतिरूप या नकल को ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब है और पृथ्वी गोल है, केवल गोल है, लेकिन यहाँ से ऊपर से उत्तरी ध्रुव है, ये यहाँ से ऐसे चिपटी हुई है, या दक्षिण ध्रुव से यहाँ से चिपटी हुई है। ये इसकी आकृति है ना, पृथ्वी की आकृति। ये ग्लोब की आकृति को मेरे साथियों, ग्लोब की जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? लघुवक्ष गोलाभ। कई बार आता है ग्लोब की आकृति, ग्लोब की जो आकृति है ना, इसको कहते हैं लघुवक्ष गोलाभ, लघुवक्ष गोलाभ, लघुवक्ष गोलाभ कहते हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं जियोड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पृथ्वी की आकृति को जियोड कहते हैं। तो साथियों, ये तो हो गया उत्तर दिशा, तो उत्तरी ध्रुव हो गया। ये मात्र बिंदु मात्र है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यह क्या हो गया? पूर्व दिशा। और ये क्या हो गया? पश्चिम दिशा। और ये क्या हो गया? दक्षिण दिशा। दक्षिण ध्रुव यहाँ बिंदु मात्र, दक्षिण दिशा। अब मेरे साथियों, ये बीचों बीच से मैं एक रेखा खींचता हूँ, और ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री नाम दे दिए। 2 भागों में बांट दिए, यानी एक सेव को बीचों बीच से काटेंगे 2 भागों में बट जाएगा। उसी तरह सेव की, लगभग सेव की जैसी आकृति है पृथ्वी की, ऊपर से चिपटी हुई है दोनों साइड से, इसको लगभग गोलाभ या जियोड कहते हैं। बीचों बीच से एक मैंने लाइन खींची, पृथ्वी 2 गोलार्धों में बट गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री, जो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। यानी अक्षांश रेखाएं होती क्या है, ये तो देखने पड़ा। अक्षांश रेखा यह है कि मेरे साथियों, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पृथ्वी पर खींची हुई, किस पर है? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं साथियों। आप देखोगे कि हमारे शहर से कौन सी रेखा गुजर रही है। हाँ, लालटेन लेके घूमोगे तो नहीं मिलेगी, दिखेगी नहीं, पृथ्वी पे दिखती नहीं है, लेकिन होती है, काल्पनिक है, मानी गई हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची हुई, पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा है। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा, या फिर कहते हैं इसको भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर कहते हैं इसको विषुवत रेखा। इसके कई नाम हैं, विषुवत रेखा।
अब मेरे साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई है प्रधान अक्षांश रेखा बीचों बीच से जा रही है। ऊपर जाएंगे तो ये केवल बिंदु मात्र उत्तरी गोलार्ध तक का ये कितनी है 90 है, और दक्षिण गोलार्ध तक कितनी है ये इधर नीचे की साइड में 1 2 3 4 5 90 इधर 1 2 3 4 5 90 इधर, तो 90 90 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 180 होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है साथियों 180 होती है, लेकिन यह बिंदु मात्र है उत्तरी गोलार्ध और ये भी बिंदु मात्र है, दोनों को नहीं गिनते हैं तो इनकी संख्या 179 होती है। कितनी होती है 179। मेरे साथियों ऊपर उत्तरी गोलार्ध में अपन चलते हैं, एक रेखा इधर से जाती है और एक रेखा मूल रेखाएं देख रहे हैं अपन 3-4 रेखाएं एक इधर से जाती है। अब देखो अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है कटिबंध निर्धारण में, पहली बात। दूसरी बात दो क्षेत्रों की दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, दो क्षेत्रों की मान लीजिए कि दिल्ली और वाशिंगटन डीसी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो अपन को अक्षांश रेखाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। पृथ्वी के किसी भी दो क्षेत्र की दूरी ज्ञात करेंगे तो उस दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं का महत्व है, अक्षांश रेखाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। मेरे साथियों ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ये कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ये आप भारत विश्व का मानचित्र देख पा रहे हैं, ये भारत है, तो ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, यहाँ से ये यहाँ से ये बीचों बीच से गुजर रही है, ये ऐसे बीचों बीच से गुजर रही है ऐसे, तो गोल है पृथ्वी से गोल गोल, तो बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। अब यहाँ से है ना ये नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। इसी के साथ में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और ये दक्षिणतम बिंदु दक्षिण ध्रुव हो गया और ये उत्तरतम बिंदु उत्तरी ध्रुव हो गया। अब मेरे साथियों बात यह है कि यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यानी 23.5 टू 23.5 सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। बीचों बीच का मध्य क्षेत्र है, पृथ्वी का गोल गोल, सूर्य इधर से घूम रहा है, सामने पृथ्वी है, तो बीचों बीच में प्रकाश की किरणें सीधी गिरेंगी, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध बनाता है। अब 23.5 से 66.5 उत्तर में, 23.5 से 66.5 दक्षिण में, ये उपोष्ण कटिबंध बनाता है। 66.5 से 90 दक्षिण में, 66.5 से 90 यानी उत्तरी ध्रुव तक ये शीत कटिबंध बनाता है, शीत कटिबंध बनाता है। भारत की अक्षांश स्थिति की बात करें तो भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत बसा हुआ है। उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत बसा हुआ है। साथियों बात ऐसी है, देखो यह है, अब जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे खींच रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जो यहां से जो रेखा टच करेगी किसको, कन्याकुमारी को जो रेखा टच करेगी वो कौन सी रेखा होगी, ये जो कन्याकुमारी को जो रेखा टच करेगी, कन्याकुमारी को जो रेखा टच करेगी वो कितनी होगी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। जो कन्याकुमारी को जो अक्षांश रेखा टच करेगी वो कितने पर 8 डिग्री 4 मिनट पर। जो इंदिरा कोल को टच करेगी, जो इंदिरा कोल को टच करेगी वो होगी कौन सी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांशों की बात हुई। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है भारत, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में है निश्चित तौर से, विषुवत रेखा के ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ से का भारत कहाँ, यहाँ, क्योंकि पूर्वी देशांतर में है। देशांतर की बात आगे करेंगे अपन। ये यहाँ अब कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है। और ये गुजर रही है कौन से, गुजरात सबसे पहले है ना, फिर गुजरात के बाद में राजस्थान के बांसवाड़ा होते हुए, और फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजर रही है। इसका सूत्र भी है गमछा झार पर।
तो इसका सूत्र भी है। और 8 राज्यों से गुजर रही है। पुनः देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा गुजरती है। इसी के साथ में 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है भूमध्य रेखा पर? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर जाके क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ध्रुवों पर जाके क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कैसे है? ये एक रेखा इधर से आती है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा, 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा, क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजर रही है। अब जो ये रेखाएं हैं ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं है देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं ये ऐसी है मेरे साथियों, ऐसे घुमावदार रूप में, ये ऐसे देशांतर रेखाएं घुमावदार रूप में है, ऐसे ऐसे ऐसे। देशांतर रेखाओं के सबसे दूरी किसमें होती है? सबसे ज्यादा दूरी चाप के रूप में देखेंगे तो किस पे? भूमध्य रेखा पर होती है, 111.32 देशांतर रेखाओं की बात है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो ये भारत की क्या होगी? अक्षांशीय स्थिति। अब देशांतरीय स्थिति देखते हैं साथियों। देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति देखते हैं साथियों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं यानी देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति। अब देखो पुनः बनाता हूं मैं, पृथ्वी इज द गोल गोल। अब देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं तो पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब एक रेखा इधर बीचों बीच से है ना, इसको कहते हैं क्या? प्रधान देशांतर रेखा, 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा, 0 डिग्री प्रधान अक्षांश रेखा। तो देशांतर रेखा होती क्या है? पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जो ये भारत का है, ये कर्क रेखा हो गई। तो भारत है यहाँ पर भारत यहाँ पर है मेरे साथियों, भारत यहाँ, क्योंकि कर्क रेखा है यहाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहां से रेखा जो इसको टच करेगी ना, गौर माता को, उत्तर से दक्षिण की ओर जो पहली जो रेखा होगी जो गौर माता को टच करेगी, यानी जो रेखा यहाँ पर जो देशांतर रेखा आ रही है जो गौर माता को टच करेगी सर्करिक से, वो कितने पर होगी? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब ये 97 डिग्री 25 पर कौन सी रेखा जाएगी? जो किबुथु को टच करेगी, जो किबुथु को टच करेगी वो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा होगी, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा होगी। देशांतर रेखाओं का महत्व समय निर्धारण में है, क्योंकि जो समय है ना वो सूर्य के अनुसार चलता है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। वैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो सूर्य से प्रक्षेपित होने के बाद में पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से टकराकर परावर्तन होता है, 35% उष्मा बजट वापस वायुमंडल में चला जाता है, जिसका योगदान पृथ्वी को गर्म करने में नहीं होता। लेकिन एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब भारत में देशांतरों की बात करें तो 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर निकालते हैं तो भारत में लगभग 30 देशांतर गुजरते हैं।
भारत में कितने 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब 30 को आप 4 से गुणा करोगे तो 120 मिनट हो गया। इसका मतलब यह है कि गौर माता और किबुथु के बीच में 2 घंटे का अंतर हो गया, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश की किरणें कहाँ आएंगी, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में आएगी, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाएगा कहां पर, किबुथु में, लेकिन 2 घंटे बाद में सूर्य की किरणें कहां पहुंचेंगी, गौर माता पर पहुंचेंगी, यानी भारत के पश्चिम छोर पर पहुंचेगी। उसी के साथ में 2 घंटे पहले किबुथु में सूर्य अस्त हो जाएगा। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले जब सूर्य अस्त होगा, 2 घंटे पहले अस्त हो जाएगा, क्योंकि पहले उदय हुआ वहां पर। और 2 घंटे बाद में गौर माता यानी सरक्रीक गुजरात में क्या होगा, अस्त होगा। तो भारत के 30 देशांतर हैं, 2 घंटे का अंतर है दोनों के बीच में। इस अंतर को पूरा यानी कम करने के लिए, यानी पूरे देश में एक ही समय निर्धारण के लिए क्या किया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा बनाया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा ये क्या है, भारत का मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा। अब साथियों ये रेखा है ना, भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। कहां से, 5 राज्यों से, मतलब 5 राज्यों से गुजर रही है। और इस रेखा पर जो सूर्य टाइम बताता है वो पूरे देश में लागू किया गया है, वो पूरे देश में लागू किया गया है। और ये रेखा सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले यूपी के बाद में मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है, आंध्रा से ये रेखा, 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। यहाँ से ये ऐसे गुजर रही है देशांतर रेखा, ये ऐसे बिल्कुल सीधे, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा से ये रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर। तो मेरे साथियों बने रहिए, आगे चलते हैं अपन। भारत की स्थलीय और जलीय सीमा, तटीय सीमा, भारत के पास में कितने द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, सारी बातों का अध्ययन करेंगे आगे। भारत की सीमा, भारत की सीमा। अब सीमा 2 प्रकार की है। सीमा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, एक है जलीय सीमा। 2 प्रकार की है, जलीय सीमा या फिर तटीय सीमा। कह रहे मेरे साथियों, तटीय सीमा। अब जो स्थलीय सीमा है ना, जहां से कोई देश सीमा बना रहा है, कोई देश लगा हुआ है, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है, उधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद में इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये क्या है हमारे पड़ोसी देश है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसी के साथ में श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी देश है। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर सीमा लगती है, यानी जो देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। जलीय सीमा ये 2 प्रकार की है। एक तो है मैंने मूल भारत की जो तटीय सीमा है ना, मूल भारत की जो गुजरात से और पश्चिम बंगाल के बीच में लगी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी यहाँ तक क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर मेरे साथियों, तो मूल भारत की तटीय सीमा, यानी मूल भारत की तटीय सीमा,
मूल भारत की तटीय सीमा। अब ये तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। और इसी के साथ में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसी के साथ में लक्षद्वीप, लाखों द्वीपों का समूह है जिसका शाब्दिक करते हैं। इसमें केवल है 36 द्वीप है। तो ये द्वीप भी तो क्या बनाते हैं, भारत के पास में टोटल 247 द्वीप हैं और 247 द्वीपों में से 204 द्वीप तो इधर है बंगाल की खाड़ी में, और 204 द्वीप किसमें है, बंगाल की खाड़ी में इधर, और 247 में से इधर निकालो आप, 247 माइनस का 204, तो इधर कितने बचे, 43 द्वीप किसमें हैं, अरब सागर में। और केवल पूरे लक्षद्वीप में कितने हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केवल 36 द्वीप है, इसका शाब्दिक अर्थ है लाखों द्वीपों का समूह। तो जो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कितनी सीमा बनाते हैं, 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। तो ये आप 15,261 और ये जो द्वीपीय, जो द्वीप की तो सीमा बनाते हैं, द्वीपीय सीमा 1416.6, ये अगर आप टोटल लगाओगे तो 22,716.6, टोटल कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर भारत सीमा बनाता है। अब ये मूल तटीय सीमा है, ये मूल तटीय सीमा पर भारत के 9 राज्य लगते हैं, और 9 राज्य हैं। एक तो गुजरात, सबसे पहले गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा, और गोवा के बाद में कर्नाटक के बाद में केरल, और केरल के बाद में इधर आ गया पूरे पल्ले तट पर गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में आंध्रा, और आंध्रा के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 राज्यों में तटीय सीमा बनाते हैं, तट पर स्थित है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात बनाता है, कौन सा, सबसे लंबी, यानी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात बनाता है, और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा बनाता है। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है मेरे साथियों, गोवा बनाता है, क्या, गोवा बनाता है। अब जो स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पर इधर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में 3310 किलोमीटर भारत सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा देखते हो, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अब पाकिस्तान यहां से, गुजरात से और जम्मू कश्मीर तक लगा हुआ है, यहां से यहां तक, ये पाकिस्तान है, यहां से ये पूरा क्या है, पाकिस्तान है। मैं यहाँ पर एक नक्शा मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ साथियों, देखिए जैसा भी बने। जो भी है ना। अब इधर क्या है, पाक के साथ में भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य, JPRG, 4 राज्य लगे हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ में 3310 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। हाँ, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया पंजाब, ये हो गया राजस्थान, और ये हो गया गुजरात। अब आप ये कहोगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और भारत का उत्तरतम राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। 4 ये हो गए 3310 किलोमीटर सीमा, और इस सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं इस सीमा को, रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसको भी क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। पूरा बांग्लादेश भारत में घुसा हुआ है, भारत के अंदर है।
इस कारण बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन? बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है साथियों, 4096 किलोमीटर। और उसको भी अपन क्या कहते हैं? रेड क्लिफ ही कहते हैं। अब ये तो हो गया पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान के बाद में अपन आगे चलते हैं तो ऊपर आ गया कौन? चीन। कौन आ गया? चीन। साथियों चीन की बात करें तो चीन इधर आ गया चीन, पूरा चीन इधर से ये चीन लगा हुआ है। अब चीन के साथ में जो सीमा लगी हुई है उस सीमा को मैकमोहन सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन सीमा। चीन के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसको मैकमोहन सीमा कहते हैं। चीन के साथ में 3917 किलोमीटर सीमा लगती है। 3917 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ में? चीन के साथ में। और चीन के साथ में जो भारत के राज्य लगे हुए हैं वो है JHUS, जूस, यानी जूस पीते हो ना, और इसके आगे आप ए लगा दो। तो ये हो गया सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर। कौन हो गया? जम्मू कश्मीर चीन के साथ में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के साथ में एच से हो गया HP, HP फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ में क्या कौन लगा हुआ है? चीन लगा हुआ है। और ये हो गया उत्तराखंड है, यू से उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में एस से हो गया सिक्किम, और सिक्किम और सिक्किम के साथ में हो गया ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये 1 2 3 4 5 राज्य चीन के साथ में भारत के लगे हुए हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। ये चीन की बात होगी। अब मेरे साथियों इधर से है ना म्यांमार है। क्या है? ये म्यांमार है, इधर ये म्यांमार हो गया इधर से। अब म्यांमार के ऊपर बात करते हैं ना तो मेरे साथियों बात ऐसी है, म्यांमार के साथ में जो सीमा लगी हुई है उसी का कोई पर्सनल नाम नहीं है, लेकिन म्यांमार से लगने वाले जो राज्य है वो कई बार पूछता है। अब म्यांमार के साथ में देखो एक जो सुई लगाने आती है ना, जो बच्चों की सुई लगाती है उसके नाम से डर जाते हैं, उसका नाम क्या होता है? सिस्टर, दीदी, ANM, ANM और M, एक ANM के आगे एक M और लगा दो। तो ये 4 राज्य किसके साथ में लगे होंगे? म्यांमार के साथ में लगे होंगे। और 1458 किलोमीटर सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ में। ये जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, और ये हो गया, ये क्या हो गया? मणिपुर, और ये हो गया साथियों मिजोरम। क्या हो गया साथियों? मिजोरम। ये भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ में लगे हुए हैं। और 1458 किलोमीटर सीमा किसके साथ में लगी हुई है? म्यांमार के साथ में लगी हुई है। अपन अगर बात करते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश पूरा भारत में है। पूरा किसमें है? भारत में है। जैसे आपको दिखा पाता हूं मैं, मेरे पास में वर्ल्ड का मानचित्र है। जैसे म्यांमार है, आप देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पूरा ये बांग्लादेश है और भारत में पूरा घुसा हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े बने थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक वर्तमान पश्चिम पाकिस्तान। लेकिन ये बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया बाद में, यानी पाकिस्तान से अलग हो गया, तो बांग्लादेश यहाँ है। ये पूरा बांग्लादेश ये है। और इसके साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत, और कितनी है? 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनती है। सबसे लंबी सीमा इसी के साथ में लगी है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। इसका नाम भी क्या है? रेड क्लिफ है। इसका नाम भी क्या है साथियों? रेड क्लिफ ही इसका नाम है। रेड क्लिफ ही इसका नाम है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में सीमा लगी हुई है। और 5 राज्य इसके साथ में सीमा बनाते हैं।
असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर भूटान की बात करें तो भूटान इधर आ गया, 587 किलोमीटर भूटान के साथ में सीमा लगती है। नेपाल इधर आ गया भूटान के साथ में 587 किलोमीटर इसके साथ में लगती है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और ये अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। नेपाल इधर आ गया, नेपाल के साथ में भी भारत की सीमा लगती है। तो ये स्थलीय सीमा हुई, और स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। अब मेरे साथियों अपन आगे चलते हैं, तो जलीय सीमा की अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो, जलीय सीमा भारत में सबसे पड़ोसी जलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? यानी समुद्र में स्थित भारत का सबसे नजदीक देश कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका जलीय सीमा वाले देश सबसे नजदीक कौन सा है? श्रीलंका। और अपन भारत का मानचित्र बनाते हैं तो श्रीलंका को नहीं छोड़ते, क्योंकि श्रीलंका भी अपने ऐसा लगता है, इसे अधूरा सा लगता है। श्रीलंका को जरूर बनाते हैं, क्योंकि इसके साथ में हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में। क्योंकि ये जो रावण था वो हमारी सीता जी माता को, जानकी जी को, ये उठा कर लिया गया था। कहां से? चित्रकूट से लिया गया था। और ले जाने के बाद में वहां अशोक वाटिका में, श्रीलंका में ले जाके और उसको धर्मपत्नी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ में सुग्रीव की सेना और हनुमान जी जैसे भक्त नल और नीर ने क्या बनाया? आदमकद पुल, रामेश्वरम सेतु पुल, और पूरी सेना पहुंच गई और रावण के पूरे परिवार का राम नाम सत्य करके और ससम्मान सीता जी को वापस लाए। तो इसके साथ में हमारा रिश्ता है, जो भी है रिश्ता बिल्कुल है। तो श्रीलंका को छोड़ते नहीं। तो सबसे पड़ोसी देश कौन सा है? जलीय सीमा में, यानी समुद्र में श्रीलंका है। और श्रीलंका की बात करते हैं अपन, तो श्रीलंका के साथ में जो ये जो निचला हिस्सा है, ये जो श्रीलंका है, अब यहां से यहां तक ये जो पुल बना था, इसको आदमकद पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमकद पुल। रामेश्वरम सेतु पुल, ये उसी समय बना था जब राम जी की सेना गई थी सीता जी को लेने। ये उसी समय बना था। इसके बीच में मन्नार की खाड़ी है। क्या? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी क्या साथियों? मन्नार की खाड़ी है। पाम्बन द्वीप भी इसी में है। मन्नार की खाड़ी और पाम्बन द्वीप इसी में है। और इसका नाम क्या क्या है? नाम क्या है साथियों इसको? इसका नाम है पाक स्टेट। क्या नाम है इसका? पाक स्टेट। हाँ, इसका नाम है पाक स्टेट। पाक स्टेट कहते हैं इसको, जो पाक स्टेट। पाक स्टेट ये है। तो ये तो बात ही हो श्रीलंका की। श्रीलंका के बाद में सबसे पड़ोसी जलीय देश कौन सा है जो समुद्र में स्थित है? वो इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। और अनेक चैनल बनते हैं, अनेक चैनल बनते हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, यहाँ अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल बनता है। उसके बाद में 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में बनता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में बनता है। 24 डिग्री चैनल सरक्रीक, 24 डिग्री चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच में बनता है। 24 डिग्री चैनल यानी 24 डिग्री चैनल, जो 24 डिग्री चैनल है ना, ये 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये सर्करीक से गुजरती है। अब ये सर्करीक ऐसी है कि
दलदल है और वहां पर अपन तारबंदी कर देते हैं तो दलदल में वो तारबंदी परली साइड चली जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है सरक्रिक यानी 24 डिग्री चैनल को लेकर। कोको स्टेट अंडमान व म्यांमार के बीच में। अभी अंडमान और ऊपर वाला म्यांमार कोको स्टेट है दोनों के बीच में। कोको स्टेट से दोनों अलग होते हैं, अंडमान और म्यांमार। अंडमान निकोबार हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश है, म्यांमार एक अलग देश है, तो दोनों के बीच में कोको स्टेट है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसी के साथ में ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया के बीच में है। अब अपन एक बात और देख लेते हैं कि साथियों आपको पता है कि ये भारत है। अब यहाँ इधर पानी और इधर पानी। अब समुद्र में जैसे ही अपन चलते हैं तो जो समुद्री मील होता है, समुद्री मील यानी एक समुद्री मील बराबर क्या होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर यानी धरती का लगभग कितना हो गए 1800 मीटर बराबर एक समुद्री मील। 1.8 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, यानी एक समुद्री मील बराबर धरती का कितना 1800 मीटर। तो अपन यहां से जैसे समुद्र है, समुद्र में चलते हैं तो 12 मील बराबर 12 मील होता है ना, 12 मील को अपन प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। यानी तट से जैसे ही 12 समुद्री मील चलेंगे उसको प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। और इसमें अपन को हीरा मोती जवाहरात जहाज चलाने का टोटल उस क्षेत्र का क्या होता है अधिकार होता है। अपन उससे कुछ भी हीरा मोती जवाहरात मछली जो भी है उसमें से वह देश निकाल सकता है। 12 समुद्री मील उसको प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। 24 समुद्री मील है ना, 24 समुद्री मील को अपन क्या कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं साथियों, संलग्न क्षेत्र। इस पर भी उसी देश का क्या होता है अधिकार होता है, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। जैसे अपन अरब सागर में चलेंगे भाई, हम 12 समुद्री मील चल गए, 24 समुद्री मील चलेंगे, इसमें जहाज चलाने का टोटल अधिकार उसको उसी देश का होता है। लेकिन उसको क्या कहते हैं संलग्न क्षेत्र कहते हैं। उसी के साथ में अपन आगे चलते हैं तो 200 समुद्री मील चलते हैं। 200 समुद्री मील को कहते हैं अनन्य क्षेत्र। क्या कहते हैं अनन्य क्षेत्र कहते हैं, अनन्य क्षेत्र कहते हैं। तो यह चीज भी कई बार पूछता है कि प्रादेशिक क्षेत्र से तात्पर्य, संलग्न क्षेत्र से तात्पर्य और अनन्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.8 किलोमीटर होता है। अब आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है और इंपोर्टेंट बिंदु यह है, देखो एक बार मैं पुनः नक्शा बनाता हूं। वो तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन मैं वो बनाता हूं। नहीं बैठा क्या, चलो जो भी है जैसा एक बना। देखो यहां पर है कच्छ। क्या है कच्छ, कच्छ है कच्छ। क्या है साथियों कच्छ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछता है। यहां देखते हैं मुंबई के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है दमन। क्या नाम है दमन। दमन के बाद में नीचे ये क्या है गोवा। क्या है साथियों गोवा। गोवा के बाद में नीचे कर्नाटक का कौन सा आ गया न्यू मैंगलोर। और ये क्या है बंदरगाह है। ये क्या है साथियों बंदरगाह। और न्यू मैंगलोर के बाद में नीचे क्या आ गया है कन्याकुमारी। क्या आ गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद में इधर पूर्वी तट पे चलते हैं
तो यहाँ पर है सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक, सबसे प्राचीन बंदरगाह तूतीकोरन, और ये विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है साथियों। अब यहाँ उड़ीसा है, ये इसका मुहाना है, किसका? महानदी का मुहाना, यानी महानदी का मुहाना, या आप इसको लिख सकते हो उड़ीसा, महानदी का मुहाना, ये उड़ीसा। अब मेरे साथियों ये मूल ये हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूं, एक ट्रिक लिखता हूं, अगर ध्यान आ जाए तो। देखो खुद की यार एक एक अक्षर निकाला हो, तो सीधी सी बात है। का को कमाने गया, ठीक, इसको तो मैंने कर दिया अंडरलाइन। का को कमाने गया, का को कमाने गया, का को कमाने गया। का से हो गया काकरा पार, क्या हो गया? काकरा पार। कच्छ से और दमन के बीच में, कच्छ से दमन तक के तट को क्या कहते हैं? काकरा पार कहते हैं। कच्छ से दमन तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? काकरा पार। और भारत का सबसे लंबा तट है काकरा पार तट, काकरा पार तट। ये सर क्रीक वगैरह इसी में है, काकरा पार तट। दमन से, दमन जो दमन और जो गोवा दिख रहा है आपको, दमन और गोवा, यानी यहां से और यहां तक, इसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। महाराष्ट्र तट इसी में है, पूरा महाराष्ट्र इसमें आ गया, महाराष्ट्र तट इसी में है, इसको कहते हैं क्या? कोंकण तट। अब साथियों गोवा और न्यू मैंगलोर के बीच में, गोवा, जो गोवा और न्यू मैंगलोर दिख रहा है आपको, उसको क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। गोवा और मैंगलोर के बीच में जो ये तट है, इसको कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, काकरापार, कोंकण, कन्नड़। अब न्यू मैंगलोर से और जो ये है, न्यू मैंगलोर से और ये है कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन यहीं से होता है, थोरियम का उत्पादन यहीं से होता है सबसे ज्यादा, आणविक धातु, मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा मालाबार तट से होता है। और शीत ऋतु में, वो सॉरी ग्रीष्म ऋतु में, जैसे जुलाई में जो बरसात आती है ना, जून जुलाई में, ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है अरब सागर से उठकर, वो सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा मालाबार तट पर क्या करता है? वर्षा करता है। अब इधर है ना, ये कन्याकुमारी से और विशाखापट्टनम तक का जो ये तट है, इसको क्या कहते हैं? विशाखापट्टनम। कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम तक का जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। साथियों जो मावठ होती है, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, मावठ ऋतु में जो वर्षा होती है वो सबसे पहले वर्षा किस पर? कोरोमंडल तट पर होती है, शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है और जो वर्षा होगी, सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा होगी, सबसे पहले मालाबार तट पर मानसून आएगा। विशाखापट्टनम से महानदी के बीच में जो ये तट है, इस तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। विशाखापट्टनम से उत्तरी सरकार तट, विशाखापट्टनम से और महानदी तक का मुहाना यानी उड़ीसा तक का जो तट है, इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये 9 राज्यों को के जो तटीय सीमा है, इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। काकरापार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। तो ये हो गए तटों की बात। अब बचा तो क्या है शेष, और भी जो बच गया उसको अपन अक्षांशीय स्थिति हो गई, देशांतरीय स्थिति हो गई, उसी के साथ में जलीय तटीय सीमा हो गई और स्थलीय सीमा हो गई।
मूल भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पूर्ण है। फिर भी अगर कोई शेष बचा तो उसका अध्ययन हम भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं SN देवड़वाल आप सभी का पुनः स्वागत सम्मान बहुमान करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय जय भारत।